गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। अब तो जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे हमें अपनी स्ट्रेटजी में भी परिवर्तन करना होगा और तो क्वेश्चन पेपर के का एनालिसिस भी करना होगा ताकि हमें पता लग सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था विश्व के जलवायु प्रदेश, हम उसी में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आज की टॉपिक है चीन तुल्य जलवायु है, जिसको कहते हैं आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी तटीय जलवायु। पहले हम लोग देखते हैं कि इस जलवायु का विस्तार कहाँ कहाँ है या किस किस क्षेत्र में इस जलवायु का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस जलवायु प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो मैप में देखेंगे आप तो इस जलवायु का विस्तार उसी क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु का हमने विस्तार देखा था। बस अंतर ये है कि भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है जबकि चीन तुल्य जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी भाग में है। तो इसमें देखते हैं कहां कहां है। ये जो क्षेत्र है चीन का मंचूरिया प्रांत है, साथ में जो दक्षिण पूर्व चीन है वो वहां पे जलवायु पाई जाती है। यूएस का ये जो क्षेत्र है यहां पर ये जलवायु पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस भाग में ये जलवायु विस्तार पाया जाता है दक्षिण पूर्व भाग में। ब्राजील के और उरुग्वे के इस भाग में जलवायु पाई जाती है, ब्राजील के दक्षिण पूर्व में और उरुग्वे के उत्तर पूर्व भाग में पाई जाती है ये। फिर इसके बाद देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में ये इस भाग में जलवायु पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व भाग में इस जलवायु का विस्तार है। ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिण पूर्व भाग में इस जलवायु का विस्तार है जहां पे ये है। ठीक है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया का उसके पूरब में। तो ये जो क्षेत्र है वो चीन तुल्य जलवायु के विस्तार वाले क्षेत्र है। साथ में थोड़ा सा विस्तार इसका यहाँ पे पाया जाता है। जो इटली है इसमें पो रिवर बेसिन है यहाँ पर, और जो ये डैन्यूब रिवर है इस बेसिन में पाई जाती है। तो थोड़ा सा यूरोपीय भाग में भी इसका विस्तार पाया जाता है। सामान्य रूप से इस जलवायु का विस्तार सबसे अधिक यूएस के दक्षिण पूर्व भाग में और चाइना के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग में पाया जाता है। क्योंकि चाइना में इसका बहुत स्पष्ट इसका दर्शन होता है या इसको देखते हैं हम लोग, तो इसलिए चाइना तुल्य जलवायु कर देते हैं। ठीक है, तो इसका विस्तार हम लोग ने देख लिया कि पहला विस्तार है दक्षिण कोरिया में भी है, ठीक है, उत्तर कोरिया में भी है, चाइना के मंचूरिया में है और चाइना के दक्षिण पूर्व या कि जो तटवर्ती क्षेत्र चाइना के हैं वहां पर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व भागों में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ईस्टर्न कोस्ट साइड में है। फिर देखते हैं यूरोप में जो इटली में पो रिवर बेसिन है वहां पर है और डैन्यूब रिवर बेसिन है यहाँ पर है। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के साउथ ईस्ट पोर्शन में है, यूएस के दक्षिण पूर्व भाग में है और दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के दक्षिण पूर्व तटीय भाग और उरुग्वे में पाई जाती है इस जलवायु। आप यदि मैप में देखेंगे तो यह जलवायु सीधे सीधे जो मानसूनी जलवायु हम लोगों ने देखा था उसके उत्तरी गोलार्ध में उत्तर में है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण में है। ठीक है, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 25 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ या इसको 40 डिग्री नॉर्थ भी बोल देते हैं। यहाँ पे इसको कहीं कहीं लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। और साथ में यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण में भी 25 डिग्री दक्षिण से लेकर 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देखेंगे हम लोग कि यही से ठीक अक्षांशीय विस्तार भूमध्य रेखीय जलवायु का भी था, लेकिन भूमध्य रेखीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है जबकि चीन तुल्य जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी भाग में। तो इसका हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार देख लिया। बहुत से स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि इतने जलवायु प्रदेश हैं विश्व में, इनको याद कैसे करें या कैसे याद रखेंगे कि किस जलवायु प्रदेश की कहाँ अवस्थिति है, लोकेशन कहाँ पे है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी क्योंकि जितने भी जलवायु प्रदेश हैं इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी इसमें है, थोड़ा फैक्ट भी है। जब सारे जलवायु प्रदेश हो जाएंगे तो मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा कि इन जलवायु प्रदेशों की जो क्षेत्रीय विभाजन है या क्षेत्रीय जो स्थितियां हैं उनको कैसे याद करेंगे। तो उस चार्ट के माध्यम से आपको काफी सहूलियत मिल जाएगी। अब एक विशेषता देखते हैं कि ये जलवायु प्रदेश हैं। इन जलवायु प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में है। पहली विशेषता तो ये है। दूसरी विशेषता देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी महासागरीय धाराएं हैं
वो गर्म महासागरीय धाराएं हैं। यदि इसको छोड़ दिया जाए तो देखेंगे कि जिन जिन भागों में है ये, वहां पर गर्म महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्यूरेसियो गर्म जल धारा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जल धारा है प्रशांत महासागर में। यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर अगुलहास गर्म जल धारा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये पूर्वी ब्राजील गर्म जल धारा है अटलांटिक महासागर में। और यहाँ पर देखेंगे तो ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। यानी कि जितना ये चीन तुल्य जलवायु है, ये गर्म महासागरीय जलधाराओं के पास में ही प्रवाहित हो या स्थित है, या इस जलवायु प्रदेश के पास में ही गर्म महासागरीय जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, ठीक है। ओशन करंट जो है, वार्म ओशन करंट, ये ओशनिक करंट इस महाद्वीप या इस जलवायु प्रदेश पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। वो कैसे रखती हैं हम लोग देखते हैं उसको। तो मुझे लगता है इस मैप को हटा दें, अब आपको इतना दिख गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है, या इसी को कहते हैं आर्द्र उपोष्ण। आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्षेत्रीय विस्तार देख लिया, अक्षांशीय विस्तार देख लिया। अब आते हैं यहाँ की तापमान की क्या विशेषता है। यहां पर तापमान देखा जाए तो ये चूंकि अक्षांशीय विस्तार इसका अधिक है, ये लगभग मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ग्रीष्म ऋतु का तापमान होता है, ठीक है। शीत ऋतु का तापमान जो होता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ये औसत तापमान, ठीक है। अब यदि देखा जाए कि वार्षिक तापांतर क्या है, तो वार्षिक तापांतर तो ठीक है, यहाँ पर वार्षिक तापांतर है, ठीक है, लेकिन दैनिक तापांतर बहुत अधिक नहीं होता है। दैनिक तापांतर इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके पास महासागरीय धाराएं, जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं, वो प्रवाहित होती हैं, इसलिए यहां पर जो वार्षिक तापांतर है ये बहुत कम होता है। और क्यों कम होता है? क्योंकि देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि दिन में अधिक तापमान होता है, सूर्यातप की मात्रा से अधिक तापमान मिलता है, ठीक है, धरातल गर्म होता है और वाष्पोत्सर्जन होता है या वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के माध्यम से वायु में आर्द्रता बढ़ जाती है, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता दोनों अधिक हो जाती है। और शाम के समय यहाँ पर बादल छा जाते हैं, तो जब बादल छा जाते हैं तो पृथ्वी से होने वाली पार्थिव विकिरण जो दीर्घ तरंगों के माध्यम से होती है उसको बादल जाने नहीं देते हैं, उसको फिर से पृथ्वी के धरातल पर परावर्तित कर देते हैं। तो इसलिए शाम के समय दिन में प्राप्त सूर्यातप की मात्रा को पृथ्वी दीर्घ तरंगी विकिरण के माध्यम से बाहर भेजते अंतरिक्ष में, वो जा नहीं पाता है, जो एनर्जी है वो ट्रैप हो जाती है बादलों के कारण, इसलिए रात में भी तापमान बहुत अधिक गिर नहीं पाता है, ठीक है। शीत ऋतु में भी लगभग कंडीशन ये होती है कि तापमान अधिक होता है, दिन में कम ही होता है, रात में भी कम होता है और गिरना चाहिए, लेकिन गर्म जल धाराओं के कारण रात में तापमान बहुत अधिक नहीं गिर पाता है। तो यहाँ की जलवायु जो होती है वो लगभग सम प्रकार की होती है, यानी मॉडरेट होती है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा तापांतर नहीं होता है, दैनिक तापांतर नहीं होता है, और शीत ऋतु में भी बहुत ज्यादा दैनिक तापांतर नहीं होता है। वार्षिक तापांतर की मात्रा होती है लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। तो यहाँ पर तापमान की विशेषताएं हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं वर्षा की विशेषताएं देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र में जो वार्षिक वर्षा की मात्रा होती है वो लगभग 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लेकिन इसमें भी बहुत अंतर होता है। वार्षिक वर्षा की मात्रा में भी अंतर होता है। कारण क्या है कि जो तटवर्ती क्षेत्र है, जो समुद्र के पास हैं, वहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, और जैसे जैसे महाद्वीपों के अंदर जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है।
तो जो तटवर्ती भाग है वहां पर 150 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक वर्षा होती है। लेकिन जैसे जैसे महाद्वीपों के आंतरिक भाग में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो पहली विशेषता है कि वर्षा की मात्रा यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर वर्षा तटवर्ती भागों में अधिक होती है, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। और देखेंगे कि जैसे जैसे महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जाएंगे वैसे वैसे शुष्क जलवायु होगी, और जो आंतरिक, एक तरह से कहा जाए कि महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जो रेगिस्तान है उनका विस्तार पाया जाता है। जैसे आप चीन में देखेंगे गोबी का मरुस्थल है, ठीक है, या जो हम देखते हैं कि यूएसए में जो बैडलैंड टोपोग्राफी है, या जिसको कहते हैं उत्खाट भूमि क्षेत्र जो है, तो इस तरह से देखेंगे तो आंतरिक भागों में शुष्कता बढ़ती जाती है, ठीक है। तीसरी विशेषता इसकी है कि यहाँ पर वर्षा लगभग ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है, शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा नहीं होती। जबकि इसी अक्षांश पे हम लोगों ने देखा था कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश था वहां पर ग्रीष्म ऋतु से शुष्क होता था और वर्षा शीत ऋतु में प्राप्त होती थी। लेकिन इसमें वर्षा ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होती है, शीत ऋतु शुष्क होता है। तो तीसरी विशेषता है वर्षा की कि चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है लेकिन शीत ऋतु शुष्क होती है। ये तो एक फैक्ट है। लेकिन साथ में ये भी देखा गया है कि जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर कोई भी महीना पूर्णतः शुष्क नहीं होता है, कुछ न कुछ हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, 10 मिलीमीटर की ही बारिश हो लेकिन हो जाती है, ठीक है। तो वर्षा यहाँ पर है कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है, शीत ऋतु में कम होती है, सामान्य जो वर्षा का यहाँ पर प्रतिरूप है। लेकिन जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर वर्षा होती रहती है साल भर, यानी कि जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर साल भर वर्षा होती है, लेकिन जो आंतरिक भाग है वहां पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और वहां पे वर्षा के दिन भी कम होते हैं, यानी कि वर्ष के 365 दिन में कम वर्षा के दिन होते हैं, ठीक है। यहाँ की जो वर्षा होती है वो मुख्य रूप से जो वर्षा होती है वो संवहनी प्रकार की होती है। वर्षा संवहनी प्रकार की होती है। दिन में सूर्य से आने वाली विकिरण के माध्यम से धरातल गर्म हो जाता है और धरातल गर्म होता है तो आसपास की वायु भी गर्म हो जाती है, वाष्पीकरण होता है और फिर यह वायु ऊपर उठती है, ठंडी होती है, धीरे धीरे संघनन होता, संतृप्त होती है वायु, संघनन होता है और फिर वर्षण होता है। संवहनी प्रकार की होती है। लेकिन यहाँ पर चक्रवाती प्रकार की भी वर्षा होती है क्योंकि ये क्षेत्र चक्रवातों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। जैसे हम देखते हैं कि यही क्षेत्र है जो चाइना, दक्षिण कोरिया और जापान में जहां पर टाइफू या टाइफून प्रकार के चक्रवात आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। वैसे ही हम यूएस में देखें तो जो मैक्सिको का तट है, गल्फ ऑफ मैक्सिको का तट है, ठीक है, या दक्षिण पूर्व यूएसए का क्षेत्र है, यहां पर भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं जिनको हम लोग हरिकेन कहते हैं, ठीक है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आते हैं, इसका कोई स्पष्ट रीजन नहीं पता है कि क्यों नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आते। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ का तापमान उतना ज्यादा नहीं है तो इसलिए, ठीक है, तो वो बात छोड़ते हैं हम लोग। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी देखते हैं कि इस तरह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं जिनको विली विली कहा जाता है। तो ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर संवहनी वर्षा के साथ साथ चक्रवातीय वर्षा भी होती है, ठीक है। तो वर्षा की विशेषताएं हम लोगों ने देख लिया कि वर्षा की औसत मात्रा जो होती है 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। तटीय भागों से आंतरिक महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, वर्षा के दिन भी घटते जाते हैं, ठीक है। वर्षा की अधिकांश मात्रा ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होती है, शीत ऋतु में शुष्कता होती है या वर्षा बहुत न्यून होती है, ठीक है। तो ये वर्षा प्रतिरूप देख लिए। अब हम लोग आते हैं वनस्पति क्या इस क्षेत्र की है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसमें थोड़ी वर्षा की विविधता भी होती है, ठीक है, वर्षा की विविधता भी होती है तो इसलिए यहां पर वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है, ठीक है। कैसे पाई जाती है देखते हैं हम लोग कि यहां पर वनस्पतियां जो तटीय क्षेत्रों में है
वहां पर वनस्पतियां सदाबहार प्रकार की हैं, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है और वर्षा साल भर होती रहती है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में वर्षा सदाबहार वनस्पतियां सदाबहार एवरग्रीन होती हैं। ठीक है। जबकि आंतरिक भागों में महाद्वीपों के जैसे जैसे जाएंगे वैसे चौड़ी पत्ती वाले, चौड़ी पर्ण वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो तटीय भागों में सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं, लेकिन महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ की मुख्य वनस्पतियों में साइप्रस है, एस है, रेंडगम है, ओक है, चेस्टनट है। तो ये इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है। ये है क्या वन। अब देखेंगे कि जो जलवायु प्रदेश हमने देखा था, ठीक है, अब ये कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं और खास करके इस क्षेत्र में प्लांटेशन होता है, बागवानी खेती की जाती है। तो इसलिए इन वनों को बहुत बड़े पैमाने पर काटा गया है और बड़े पैमाने पर काटे जाने के कारण जो मौलिक वनों का स्वरूप है वो लगभग नष्ट हो चुका है या बहुत छिटपुट रूप से उपलब्ध है। ठीक है। तो यहाँ पर जो जीव जंतु हैं उनको भी लगभग साफ कर दिया गया है। जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है वो विश्व के सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड बायोडायवर्सिटी में है। जैसे हमने देखा मानसूनी जलवायु की जो बायोडायवर्सिटी थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, वैसे ही मानसूनी जलवायु जैसी इसकी विशेषता है। तो इसको भी लगभग मानसूनी जलवायु वाली ही विशेषता के कारण इसको लगभग मानसूनी जलवायु के समतुल्य ही माना जाता है। तो ये भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए या जिसको कहते हैं गहन कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बागवानी कृषि भी होती है। तो यहाँ का इको डाइवर्सिटी जो है या बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो हम लोगों ने देखा चीन तुल्य जलवायु की विशेषताएं क्या हैं, इसका विस्तार कहाँ है, यहाँ पे वर्षा कैसी होती है, यहाँ के तापमान कैसे हैं। तो मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि ये जितने भी जलवायु प्रदेश हैं एक बार पढ़ लेने के बाद हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि कैसे इस जलवायु प्रदेशों के वितरण को या इनकी विशेषताओं को कैसे याद रखेंगे। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट या ट्रिक होगा जिसके माध्यम से हम कम समय में भी इसका रिवीजन कर सकते हैं या इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोग का वो होगा पश्चिम यूरोप तुल्य जलवायु, जिसको कहते हैं ब्रिटिश तुल्य जलवायु, उस पर डिस्कस करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।